हेलो बच्चों। इससे पहले हमने ये समझा था कि राजतंत्र से होते हुए धीरे धीरे हम लोकतंत्र तक आए। इसके साथ ही समानांतर रूप से सैनिक शासन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इन सब के बीच हमने अब तक क्लासेस में ये समझा कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, इनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, हमारी क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह के परिवर्तन होने से हम एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। इस कंटेक्स्ट में रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, ये भी डेमोक्रेसी का ही काम है कि लगातार हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है उसे कम किया जा सके और जो पावर्टी है उसे जितना ज़्यादा संभव हो उसे कम करें या पूरी तरह से खत्म करें, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जब हम विकसित देशों के संदर्भ में बात करते हैं और विकासशील देशों की बात करते हैं तो इन दोनों देशों के मध्य में जो सबसे बड़ा अंतर है वो प्रति व्यक्ति आय का है और प्रति व्यक्ति उपभोग करने वाले संसाधनों का अंतर है। कहने का मतलब, जो भारत जैसे देश में एक मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति का जीवन है, वैसा तकरीबन जीवन हर व्यक्ति का अमेरिका जैसे देशों में, रशिया जैसे देशों में, या फिर जो भी नीदरलैंड है या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो रिच हैं, उनका जो जीवन है वो यहाँ के एक अपर मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन के बराबर है। वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो पूरा होने में एक लंबा समय लगा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो ये समझना है कि इकोनॉमी सही से मेंटेन होनी चाहिए। इकोनॉमी मेंटेन होने के लिए उस लेवल पर फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। किसी भी देश में किसी भी तरह की नई संरचना या नया आविष्कार या किसी तरह के नए इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब प्राइमरी लेवल से एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन वो नहीं होती जहां पर हम रटंत आधारित विद्या या फिर केवल किताबों को मगअप करना सिखाएं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जिसमें एक्टिविटीज के माध्यम से हम अलग अलग चीजों को समझ पाएं। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि हम डिफरेंट डेमोक्रेसीज से, क्योंकि हम किसी एक देश की बात नहीं कर रहे, हम जब अलग अलग 100 से ज्यादा देशों की बात कर रहे हैं, तो जब हम अलग अलग देशों की बात करते हैं तो उसमें हमें ये समझना होता है कि हर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से अलग होती हैं। इन परिस्थितियों को अलग अलग आधार पर जब मेजर किया जाएगा तो उस मेजरमेंट से ये पता चलता है कि वहां की एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी। ऐसे में कोशिश करते हैं जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम कर सकें। जब हम डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं तो ये डिस्पैरिटी दो तरीके की हो सकती हैं। पहली डिस्पैरिटी क्या होगी, एक अपने ही देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के मध्य जो विषमता है, जो आपस में एक दूसरे के बीच में विभिन्नता है, एक तो हो गया उसको देखना। दूसरा, अपने देश में जो विभिन्न आर्थिक स्तर है उसकी तुलना दूसरे देशों से करना, चाहे वो देश हायरार्की में ऊपर हो या वो देश हायरार्की में नीचे हो, दोनों ही स्तर पर उनकी तुलना किया जाना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने की बात सामने आती है। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो
जब एक कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करती है, तब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव तो करे, लेकिन उस देश के केवल चुनिंदा वर्ग के लोगों को फायदा हो। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो 1000 करोड़ का हो, 2000 करोड़ का हो, 5000 करोड़ का हो, क्योंकि मैसिव लेवल पर मनी का ट्रांजैक्शन होता है जब भी कोई भी एक बिजनेस को फंड किया जाता है या कोई बिजनेस एस्टेब्लिश होता है या बड़े लेवल पर कोई भी काम होता है। तो जब भी मैसिव लेवल पर ट्रांजैक्शंस हो, पहली सबसे बड़ी शर्त है किसी भी डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए, पहली सबसे बड़ी शर्त है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस हो, उसमें ये तय किया जाए कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि होता ये है क्योंकि एक वर्ग, एक तबका जो पढ़ लिख गया, जो समझदार हो गया, जो समाज में आगे निकल गया, जिसने उन टेक्निक्स को पकड़ लिया, वो देश के 1% या 5% लोग होते हैं जो देश की एक बड़े हिस्से की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ठीक इसी तरह पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में 1% से 5% लोगों के बीच में जो लोग टॉप नॉच पे पहुंच जाते हैं, जिनकी मानसिक क्षमताएं अद्वितीय हैं, तो वो या तो समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे या वो अपने हितों की पूर्ति के लिए लगातार लगे रहेंगे। सिर्फ दो तरह की चीजें ही हो सकती हैं और किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जनहित में काम करता है तो फिर वो सबके हित के लिए अपने आप हो जाता है, जिसे हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं। लेकिन ज्यादातर समाज में ऐसे लोग हैं जो स्व केंद्रित हैं और अपनी अहम की तुष्टि के लिए अधिक से अधिक धन का संकेंद्रण करना पसंद करते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे तक लोगों तक नहीं आ पाता। केवल देश के चुनिंदा लोगों के हाथ में आर्थिक ताकत और राजनीतिक ताकत आ जाती है, और संभवतः जब चुनिंदा लोगों के हाथ में होगा तो जो नीचे के लोग हैं वो अपने आप डिप्राइव स्टेट में चले जाते हैं या फिर वंचन के भाव में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें संसाधनों का अभाव हो जाता है। फिर अगेन वही समाजवाद की थ्योरी सामने आती है कि फिर सरकार को उन लोगों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि अगर ऊपर बैठे लोग संसाधनों का संकेंद्रण कर रहे हैं और सरकार को अपनी नीतियों के माध्यम से उन संसाधनों को नीचे बैठे लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मैकेनिज्म का फेलियर है। पॉलिसी के लेवल पर, पॉलिसी के एंड पर एक फेलियर है। जो चीज समाजवाद के माध्यम से निचले तबकों तक पहुंचाई जा रही है, अगर ऐसी योजनाएं हो कि वहां से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो और सीधे नीचे तक लोगों तक एक सम्यक मात्रा में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में मनी का ट्रांजैक्शन हो, तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम, ये जो भार, ये जो डेफिसिट है जो सरकार के ऊपर आता है, जो कर्ज का भार है, उससे कहीं ना कहीं बचाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो जरूरत की चीज है वो है संरचनात्मक सुधार। कहते हैं ना कि अगर कोई पाइपलाइन है, कोई सिस्टम है, तो डायरेक्टली उसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो वहां तक चीजें पहुंचेंगी। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चुनिंदा, जो एक सेंट्रलाइजेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में कैसे लाया जाए, ये सोचने वाली बात है। तो हमेशा ये देखा जाता है कि जो वेल्थ है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री में वो उसको शेयर करें और एक बेटर लाइफ को लीड करें। इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या एक बेटर लाइफ को लीड कर पाएंगे। वो तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज प्रॉपर वे में हर जगह तक पहुंचेंगे।
या फिर हम कहें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वही इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज कर रहा है अमंग द पीपल। मतलब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, किसी भी दशा में तीन तरह की परिस्थितियां बनती हैं, या तो ग्रोथ होगा या नहीं होगा या एक स्टैग्नेंट फेज होगा। नहीं होने का मतलब लॉस है, स्टैग्नेंट फेज का मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं है, और अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़त होगी तो वो बढ़त किसके हिस्से में जाएगी, ये एक ज्यादा बड़ा प्रश्न सामने आता है। तो क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनका सेंट्रलाइजेशन ना हो, उन रिसोर्स का प्रॉपर वे में एलोकेशन हो जिससे हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन को जी पाए, इस चीज को सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अधिकांश स्तर पर यह देखने को मिलता है कि जो निचले स्तर पर काम करने वाले लोग हैं उनकी जेब तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता, कहीं ना कहीं रूलिंग्स की कमी देखने को मिलती है। क्या डेमोक्रेसीज इस ढंग से लीड कर सकती हैं कि गुड्स और अपॉर्चुनिटीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो? तो जवाब है हाँ। ऐसा नहीं है कि सरकार डिस्ट्रीब्यूशन में असमर्थ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी के अभाव में या फिर उन स्तर पर चीजों को ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है लेकिन एक सेट ऑफ पीपल को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो अगर पता ही नहीं है तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है वो इस बात पर होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगेन, वॉइस ऑफ द पुअर, किसी की भी आवाज दबा दिया जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो नहीं चाहती कि जो हमारे हित की बात है, जो हमारे हिस्से की, मतलब जो भी कंपनी है वो ये नहीं चाहती कि उनकी जो कमजोरी है वो बाहर निकल के आए, क्योंकि यदि सुधार होगा तो उनके हिस्से से पैसा जाएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है, ये जो पूरा तंत्र बनता है, ये जो ऊपर बैठे जो लोग ये पूरा ऐसे तंत्र बना लेते हैं, वो क्यों बना लेते हैं? समाज में सिर्फ तीन तरह के हालात बनते हैं। पहला, जो लोग ताकतवर हैं वो आवाज उठाएं। तो ताकतवर लोग इसलिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि उसमें उनका फायदा होता है। तो फिर आते हैं दूसरा वर्ग कि जो कमजोर है वो आवाज उठाए। तो ये भी संभव नहीं, क्योंकि वो कमजोर हैं इसीलिए अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। वही चीज दिया है वॉइस ऑफ द पुअर। तो जब ताकतवर के फायदे की बात है वो आवाज नहीं उठाएंगे, कमजोर उठाने की हालत में नहीं है। इन दो के बीच में एक तीसरा वर्ग काम करता है जो समाज सुधारक वर्ग होता है, जो लोगों की संरक्षण की भावना से काम करते हैं। फिर वो लोग हिस्सेदारी निभाते हैं कमजोर लोगों की आवाज सरकार तक और ऊपर बैठे लोगों तक ले जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब ये वर्ग खड़ा होता है काम करने के लिए तो इस वर्ग को ऊपर बैठे अधिकांश लोग दबा देना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये समाज की संरचना है और यही सच्चाई है। व्यवहारिक पहलू यही है। सैद्धांतिक रूप से कुछ भी हो सकता है, आदर्श कुछ भी हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो व्यक्ति बीच में खड़ा है ये गरीबों की आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये औरों की आवाज बन रहा है। और जो ताकतवर वर्ग है उसे ये समझ में आ रहा है कि उसके हिस्से का फायदा ये व्यक्ति ले करके नीचे वाले लोगों को देने का काम करेगा। तो इसीलिए इस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा संकट आता है। तो हमेशा समाज में तीन तरह की कैटेगरी होती है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वो लोग होते हैं जो दूसरे के हिस्सों की लड़ाई लड़ते हैं। इनको हम सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। और इसीलिए एक टर्म आता है विसिल ब्लोवर्स, उसको लेकर के फिर संरक्षण के लिए भी अधिनियम आया। सारा प्रोसेस है, यहाँ पर वो चीजें मेंशन नहीं है।
तो यहाँ सबसे बड़ी जो खींचतान है समाज के स्तर पर वो ये है कि ताकतवर लोग अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहते। मतलब वो अपना हिस्सा तो ले ही रहे हैं, वो दूसरों का भी हिस्सा ले लेना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो। तो सबसे बड़ा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो एक संग्रहण की भावना है, एक सेंट्रलाइजेशन की फीलिंग है कि हमको सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ चाहिए में वो किसी को नहीं देना चाहते, और वहीं पर गरीबों का हक मारा जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि हम ये इंश्योर करें बाई पॉलिसी, बाई पॉलिटिकल मैकेनिज्म, कि नीचे बैठे व्यक्ति तक भी प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचे। हालांकि पहले करप्शन का लेवल ज्यादा था, धीरे धीरे अब डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जहां पर सीधे खातों में पैसा जाता है। तो ये गवर्नेंस का एक मॉडल है, लेकिन ऐसी और स्कीम्स की जरूरत है जिससे देश के सबसे निचले तबके तक भी फायदा पहुंचाया जा सके। तो जब हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं तो वो किस पर बेस्ड होती हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी पर, राजनैतिक रूप से समानता पर, क्योंकि समानता हमेशा फोर्स्ड होगी। इक्वालिटी फोर्स्ड क्यों होगी? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करने वाला वर्ग वही होगा जो शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली वर्ग को रोकने के लिए समाज में किसी संस्था की जरूरत पड़ेगी, तब पुलिस का मैकेनिज्म सामने आता है। पुलिस अगर ब्रीच होती है तो फिर न्यायालय जैसी संस्थाएं सामने आती हैं। तो इन संस्थाओं का सुदृढ़ होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये संस्थाएं समाज में रह करके बेहतर काम करेंगी तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी को अपने अधिकार मिल पाएंगे। संस्थागत रूप से सुधार होना अनिवार्य है। संस्थागत और संरचनात्मक रूप से जब तक सुधार नहीं होगा, आम आदमी को अपने अधिकार नहीं मिल पाएंगे, और इसीलिए राजनैतिक रूप से समानता का होना अनिवार्य है। केवल समानता कह देने मात्र से समानता समाज में नहीं स्थापित होगी। लगातार लिंग को लेकर के, जेंडर, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के समाज में विवाद की स्थिति बनी रहती है। भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के, अवसर को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं। यहाँ तक कि डिस्क्रिमिनेशन तो कलर को लेकर के, हाइट को लेकर के, बॉडी टाइप को लेकर के, एथनिसिटी को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के भी रहता है। और इन सब का फिर वही आखिरी एक ही उपाय है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगेन, तो हमें डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी की जरूरत है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति को राजनीतिक रूप से समान सहभागिता का भाव। समान रूप से सहभागिता का मतलब क्या है? हर व्यक्ति के जो मतदान का जो अधिकार है, उसका जो मूल्य है, उसको पहले तो सबको मतदान का अधिकार मिले, उसके बाद जो उसके मत का मूल्य है वो हर व्यक्ति का बराबर हो, जिससे कि वो अपने हितों की सुरक्षा करने वाले, अपने हितों का संरक्षण करने वाले जनप्रतिनिधियों का चयन कर पाए। ऐसे में जब हम बात करते हैं, जैसे मतदान की आयु भी 18 वर्ष से कम करके कहीं ना कहीं 16 वर्ष किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मतदान की उम्र तय की गई थी तब देश की जो लिटरेसी रेट थी वो काफी कम था। अब तो लिटरेसी रेट छोड़ दीजिए, अब तो लोग एजुकेटेड हैं, दोनों में फर्क है, लिटरेसी रेट और एजुकेशन में फर्क है।
अब जब हमारी पूरी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, कम उम्र में अपने फैसले लेने में सक्षम है, तो एक बार हमें पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि देश की चुनाव तंत्र की बात की जाए तो सीधे प्रत्यक्ष तौर पर हमारे जो युवा हैं वो राजनीतिक रूप से होने वाले परिवर्तनों में अपनी सहभागिता में सक्षम है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय सीधे, चाहे वो बोर्ड्स के एग्जाम हो, 10th के हो, 12th के हो, सीधे उनसे परीक्षा पे चर्चा करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं, तो ये आराम से समझा जा सकता है या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे देश की शैक्षिक व्यवस्था बेहतर है। और सबसे जरूरी है युवाओं का राजनीतिक तंत्र से जुड़ना, जिससे कि लोग अपने हितों को लेकर के, अधिकारों को लेकर के जागरूक रह सकें, साथ ही अपने लिए अपने नेता का चयन कर सकें जो देश को आगे ले जाने में अपने आप सहायक होगा। तो कहीं ना कहीं मतदान की आयु भी अब 18 से कम करके 16 या 14 की तरफ लाने की जरूरत है। साथ ही जब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने की बात करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं, अगेन वही सेम बात, कि पॉलिटिकल एरिना में इक्वल फुटिंग हो, मतलब बराबर की सहभागिता देखने को मिले। इसी टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो एक छोटा क्लास, ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर। एक क्लास, देश का एक चुनिंदा क्लास जो अल्ट्रा रिच क्लास है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी का या शेयर्स का इंजॉयमेंट करते हैं। वो कैसे है? वो इसी वजह से है। और जब हम इस लेवल पर आकर के चीजों को चेंज करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जो वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो अल्ट्रा रिच क्लास है, इसके पास जो पैसा है वो सामान्य नागरिकों से ही जा रहा है, लेकिन लोगों के पास लैक ऑफ एजुकेशन है, कहीं ना कहीं अपने पास लैक ऑफ पॉलिसीज है कि चुनिंदा लोगों के पास ज्यादा अमाउंट में पैसा इकट्ठा हो जा रहा है। इसकी वजह से जो लोग बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनके पास इनकम का जो क्योंकि जो अगर टोटल अमाउंट ऑफ मनी है पूरे देश में अगर सोचा जाए, और उसका एक बड़ा प्रोपोर्शनेट एक अल्ट्रा रिच क्लास ने अपने पास रख लिया, तो जो बाकी लोग हैं उन तक पैसा नहीं पहुंच पाता, या फिर वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने में के लिए मजबूर हो जाते हैं। या फिर कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है वो डिक्लाइन करने लगती है, और उन्हें अपने जीवन के जो सामान्य से मूलभूत से जरूरतें हैं वो भी पूरी कर पाने में वो लोग असक्षम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चुनिंदा लोग अपने पास संग्रहण या संकेंद्रण करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ की बात कर रहे हैं। हालांकि लगातार परिवर्तन सरकारी स्तर पर होता रहता है, इसीलिए पॉलिसी रिफॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं, अगर हाउसिंग के कंटेक्स्ट में बात है, हालांकि फूड को लेकर के अभी ऐसी पॉलिसीज नहीं है क्योंकि देश की जनसंख्या ज्यादा है। अमेरिका जैसे देशों में जिन लोगों के पास खाने को नहीं होता, उन्हें एक पर्टिकुलर टोकन प्रोवाइड किया जाता है, या स्पेसिफिक पीरियड तक वहां पर फ्री फूड भी अवेलेबल होता है। हालांकि भारत में वही चीज दूसरे ढंग से देखने को मिलती है, जहां पे हर परिवार को राशन देने का काम किया जाता है, लेकिन बीपीएल लेवल के लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन। जब हम हाउसेस की बात करते हैं, तो अगर बहुत बड़ी मात्रा पर
लोग जहाँ पर एक कह सकते हैं जो अल्ट्रा रिच क्लास है वो रियल स्टेट में अपना काफी बड़े स्तर पर कब्जा रखते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ लगातार पॉपुलेशन बूम कर रही है, दूसरी तरफ जमीन की संख्या कम होती जा रही है। अगर इसका सबसे अच्छा प्रमाण देखना है तो आप टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आराम से देख सकते हैं। ऐसी जगहें जहां ग्रामीण क्षेत्र है, आप देखेंगे घर हमेशा ग्राउंड फ्लोर में ही काफी बड़े बने होते हैं, ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। वही अगर आप शहरों में देखेंगे तो धीरे धीरे मल्टी स्टोरीज दिखाई देंगी, 2, 3, 4 मंजिल तक, और मल्टी स्टोरीज के अलावा ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप महानगरों में देखेंगे तो महानगर में हो सकता है 50 मंजिला इमारत है, 100 मंजिला इमारत है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और जमीन उतनी ही है, तो उसी जमीन में जब रहने वाले लोग बढ़ते जाते हैं तो कई तल्ले के मकान बनते चले जाते हैं। ये परिस्थिति देखने को मिलती है। हालांकि इसका काउंटर ही था ग्रामीण स्तर और नगरीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। वो जो आवास योजना को लेकर के आया गया वो इसीलिए था कि हर व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा संकेंद्रण हो, इस तरह की परिस्थितियों के लिए लाया गया था। हालांकि शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, शिक्षा में कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि गुणवत्ता परक शिक्षा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। आरटीई आया था, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अब कहीं ना कहीं सवाल है कि गुणवत्ता परक शिक्षा कैसे लोगों तक पहुंचे, ये कहीं ना कहीं इंश्योर करना जरूरी है। साथ ही नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ एजुकेशन देने के तरीके में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह किताबों पर आधारित है। जो नूतन जो नवीन संकल्पना है वो इस बात पर आधारित हो कि हम फाइनेंशियली कैसे अपनी एजुकेशन को आगे लेकर के जाते हैं, तभी हम नवोन्मेष की उम्मीद कर सकते हैं, तभी हम स्टार्टअप की उम्मीद कर सकते हैं, तभी हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल फेनोमेना में लीड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो एजुकेशन है वो पूरी तरह इकोनॉमी ओरिएंटेड होने की जरूरत है। तो अगेन जो पूरा एक पाठ्यक्रम है उसके रिवीजन की आवश्यकता है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं एक्चुअल लाइफ में तो यहां लिखा है कि डेमोक्रेसीज काफी हद तक इनइक्वालिटी को कम करने का काम नहीं करती, क्योंकि यहां पर एक समस्या ये होती है कि कोई भी काम बड़े धीमी गति से होता है, बहुत मंथर गति से होता है, एक परिवर्तन होने में सालों का समय लग जाता है। पता चला एक एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आ रही है तो उसके बाद सीधे फिर अगला 2020 में देखने को मिल रहा है, अगला अब फिर आगे कितने समय बाद होगा ये देखना होगा। जो चेंजेस हैं वो रैपिड नहीं है, वो तेजी से नहीं हो रहे हैं, उसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो जो ये स्लो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। जब हम बात करते हैं पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में तो एक सवाल हमेशा आता है राजनीतिक तंत्र का, क्योंकि भारत जैसे देश में गरीब जनसंख्या ज्यादा है, या फिर हम ओवरऑल डेमोक्रेसीज में बात करें तो जो गरीब लोग हैं वो सबसे बड़े वोटर होते हैं किसी भी पार्टी के, और ऐसे में कोई भी पार्टी अपने वोटर्स को गंवाना नहीं चाहती। तो जब वो अपने वोटर्स को संभालते हैं तो इसीलिए देखेंगे कि जो पॉलिसीज हैं भारत में, जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से अधिकांश योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए तो है, बीपीएल के लिए है, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही कम स्कीम्स अवेलेबल हैं।
क्योंकि जो मेजॉरिटी सेक्शन है, जहां से वोट बैंक कवर होता है और जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता भी है, सिर्फ वोट बैंक नहीं होता, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी होता है, क्योंकि बीपीएल के नीचे के लोगों को सरकार की सीधी मदद की जरूरत होती है। मध्यम वर्ग वो होता है समाज में जो अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति कर पाने में सक्षम होता है, इसीलिए कई बार सरकार उसे नजरअंदाज कर जाती है। इसीलिए कई बार हम जिस हिसाब से उम्मीद करते हैं एक डेमोक्रेसी में कि पावर्टी को लेकर के काम किया जाएगा, उस हिसाब से उतना काम नहीं होता। हालांकि लगातार ऐसे लोगों की संख्या पिछले कुछ सालों में कम हुई है जिन्हें बीपीएल से बाहर लाया गया है। हम जब बात कर रहे हैं तो केवल भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां पर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी में जीने को मजबूर है। और जब हम बात करते हैं तो बहुत से देश ऐसे हैं जो अपनी फूड सप्लाई के लिए पूरी तरह से रिच कंट्रीज में के ऊपर निर्भर करते हैं। अब ये एक अलग बात है कि अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोपोर्शन नहीं देखने को मिला है कि कौन सी कंट्री कितना मदद करेगी। जियो पॉलिटिकल एरिना में कहीं ना कहीं ये जो मदद करने की भी कंटेक्स्ट है, इसके पीछे किसी न किसी तरह का एक संतुलन बनाने का प्रयास होता है। बिना संतुलन बनाए किसी भी तरह के काम नहीं किए जाते जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। एक कार्टून के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है, एक तरफ वर्ल्ड के वेल्थ को दिखाया गया है, जो राइट साइड है वो वर्ल्ड की वेल्थ को दिखा रहे हैं कि 2% कि पूरी वर्ल्ड की वेल्थ जो है वो 2% लोगों के हाथ में है। और जो लेफ्ट साइड इमेज दिखाई गई है कि वो 50% लोग हैं, लेकिन उनके हाथ में एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको सिर्फ तभी ठीक किया जा सकता है जब हमारे पास सही पॉलिसी हो। एक चीज और है, हम केवल संस्थागत परिवर्तन के माध्यम से इस पैसे को यहाँ नहीं ला सकते। इन लोगों तक पैसा पहुंचा है तो इसके कारण को समझने की जरूरत है। एक चुनिंदा वर्ग है जिसके पास शिक्षा अच्छी रही, जिसके पास स्किल्स बेटर रहे, या जिसके पास पीढ़ीगत रूप से संसाधन है। तो एक लोकतंत्र में होने के नाते हम किसी के संसाधन लेकर के किसी को नहीं दे सकते, लेकिन जिन परिस्थितियों के निर्माण की वजह से ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वो परिस्थितियां अगर हम यहाँ बनाए तो अल्टीमेटली ये जो शिफ्ट है वो इधर की तरफ हो जाएगा। तो हम डेमोक्रेसी में ये काम कर सकते हैं। या हम ऐसे कहें कि डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि हम एक दूसरे का सिर ना फोड़ दें। मतलब कहने का कि क्या ये हार्मनी है, और क्या आप इसके बारे में खुश हैं? तो बात ऐसी है कि किसी भी जगह पर, किसी भी समाज में लगातार संघर्ष होने की संभावना निहित होती है। उन संघर्ष में एक दूसरे के सिर फोड़ने की स्थिति, एक दूसरे के साथ हिंसा की स्थिति विद्यमान होती है। ऐसे में
कहने का मतलब ये है कि हार्मनी भी क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है बाई फोर्स समटाइम्स। संस्थागत रूप से एक दूसरे को रोक करके संभाल करके रखा जाता है, नहीं तो आपस में क्लैश होगा। अक्सर जब भारत में हिंदू और मुसलमानों के त्योहार एक डेट में पड़ जाएं, तो उस समय पुलिस की व्यवस्था सबसे ज्यादा बढ़ा दी जाती है। इसलिए नहीं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या गलत करेंगे, बल्कि इस उम्मीद में कि धार्मिक भावनाओं में बह करके किसी तरह का उन्माद पैदा हो, उससे बचाव के लिए। तो जब हम बात करें क्या डेमोक्रेसीज हमें पीसफुल और हारमोनियस लाइफ की तरफ ले जाती हैं एमंग सिटीजन, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि डेमोक्रेसी हमें एक हारमोनियस लाइफ प्रोवाइड करेगी। अगेन, डेमोक्रेसी में मैंने यही कहा था पहले भी, क्योंकि 100 से ज्यादा देशों में डेमोक्रेसी है और हर जगह सफल नहीं है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हमें समझना है कि संस्थागत रूप से ताकतवर होने की जरूरत है या फिर संस्थागत रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। बिना संस्थागत परिवर्तन के, बिना राजनैतिक एवं संस्थागत परिवर्तन के किसी भी प्रकार की संभावना संभव नहीं है। तो जो एक हारमोनियस सोशल लाइफ है वो तभी पॉसिबल है जब हम सोशल डिविजन्स को कम से कम करते चले जाएंगे। समाज में जो मुद्दे हैं उनको अगर हम एड्रेस करें, अगर जेंडर को लेकर के इश्यूज है, वो जेंडर इश्यूज एक नॉर्मल बैटल के अलावा जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, मान लीजिए दो जेंडर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट केवल इकोनॉमिक लेवल पर नहीं है, उसका एक असर सोशल लेवल पर भी है। अगर सोशल लेवल पर रोकने के लिए किसी तरह का मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं है तो दो जेंडर के बीच में हारमोनियस लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर सिंपल वे में अक्सर कुछ वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। हाल में ही एक वीडियो आया जिसमें दिल्ली मेट्रो में कुछ लड़कियां अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रही हैं कुछ महिलाओं के साथ। अब जहां पर एक महिला कोच अलग बनाया गया है कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसी महिला कोच में लड़कियां ही, अब यहाँ सेम जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर ये सेम जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रोकने के लिए किसी भी तरह का सोशल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली वो क्यूओस की तरफ लीड करेगा। तो किसी भी तरह का सोशल डिवीजन, यहाँ पर तो डिवीजन भी देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर किसी तरह का डिवीजन नहीं है। तो जब डिवीजन नहीं है तब भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए हमारे पास सोशल, लीगल, फाइनेंशियल क्या मेजर्स हैं जिससे अगली बार इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि उन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया, उन मुद्दों पर बात नहीं की गई, उन मुद्दों पर नियम नहीं बना, उन मुद्दों पर संस्थागत रूप से परिवर्तन की जो उम्मीद थी या जो परिवर्तन के स्तर पर जो हो सकता था वो नहीं किया गया, तो इस तरह की घटनाएं बार बार घटित होती। और जब एक लोकतंत्र के स्तर पर हम हर एक मुद्दे के बारे में डिस्कशन करके उस मुद्दों को सामने रख करके उनको प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं, तो भविष्य में उस तरह की संभावनाएं हमारे सामने पैदा नहीं होती। तो अल्टीमेटली एक हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के लिए यूएस जैसे नेशन में इजिली
अवेलेबल होती हैं चीजें, या इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बात की जाए, वो क्या है? वो सिंपल लेवल पर ये है कि वहां पर हर नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो। तो ये जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल लेवल पर एक डेमोक्रेसी में हम तभी उम्मीद कर सकते हैं जब हर एक सोशल डिवीजन को बराबर रूप से सहभागिता, प्रतिनिधित्व और समानता मिलेगी। अगर हम जेंडर डिवीजन से नहीं निपट पाए, अगर हम कास्ट डिवीजन से नहीं निपट पाए, तो हम कैसे ये उम्मीद कर लें कि हम और किसी चीज से आगे निपट पाएंगे या उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप कर पाएंगे? तो यहाँ पर डेमोक्रेसी से ये एक उम्मीद हो जाती है कि वो एक मैकेनिज्म दे जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो उन्होंने सक्सेसफुली नेगोशिएट किया डिफरेंसेस को। कैसे डिफरेंसेस? एथनिक पॉपुलेशंस के डिफरेंसेस की बात की गई है। और ये कैसे हुआ? उन्होंने प्रोसीजर डेवलप किया टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। तो कहने का मतलब, कोई भी एक सिचुएशन है उसके लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कोई अपकमिंग थ्रेट है, कोई आने वाली कोई संकट है, आने वाली कोई सूचना है, उस अपकमिंग थ्रेट के लिए अगर आपने पहले से कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया तो जो थ्रेट परसेप्शन था वो अपने आप एलिमिनेट हो गया, वहां से हट गया। कोई थ्रेट आया, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, उससे वो एलिमिनेट हो गया। तो सेम वही चीज सोशल डिविजन्स के लेवल पर भी है कि जब अलग अलग लेवल पर हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो चीजें अपने आप खत्म होने लगेंगी। और सोसाइटी में किसी भी तरह के टेंशन की या एक्सप्लोजिव सिचुएशन की या वायलेंट होने की परिस्थितियां नहीं देखने को मिलेंगी। कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं खत्म कर सकती। जहां पर भी डिफरेंट ग्रुप्स होंगे वहां पर अल्टीमेटली किसी न किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक मैकेनिज्म का डेवलप होना, जिससे हम कह सकें कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मेच्योर है। साथ ही हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे कि हम किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी तरह के इश्यूज को, किसी भी तरह के थ्रेट को एलिमिनेट कर पाए। साथ ही जो भी इंटरनल सोशल डिफरेंसेस हैं उनकी तरफ हमें ब्लाइंड आई होने की जरूरत नहीं है। ये समस्या आई, हमने आंखों के सामने एक पट्टी रख ली और कहा कि हमारे यहाँ तो समस्या ही नहीं है। जब भी इंटरनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर एक मुद्दे को सही से समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया जाए। साथ ही ये एबिलिटी होना कि हम सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर पाए, डिवीजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका जो बेस लाइन है वो किसी न किसी तरह का डिवीजन है। जेंडर में डिवीजन, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सेम जेंडर का एग्जांपल है। तो जेंडर में हो, चाहे कास्ट में हो, फिर रिलीजन में हो, हर एक लेवल पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी
डिविजन्स हैं उनको सही से समझा जाए, उसके हिसाब से काम किया जाए। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जहां पर ये कहा गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके फुलफिलमेंट के लिए किस तरह की शर्तें देखने को मिलती हैं। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर दो लेवल पर दी गई हैं चीजें, तो डेमोक्रेसी में कहीं पर भी कोई सरकार चुनकर आती है बहुमत के द्वारा, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है कि सिर्फ बहुमत के हित में काम करेगी। लोकतंत्र का मतलब ही है कि वो बहुमत के साथ साथ अल्पमत में मौजूद लोगों के लिए भी काम करेगी और उनके हितों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, जब सरकार चुन के आएगी तो मेजॉरिटी से आएगी, लेकिन जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल व्यू पर आधारित होगा, सामान्यीकरण के सिद्धांत पर से संचालित होगा। मतलब भले ही वो मेजॉरिटी से चुन करके आ रही है, लेकिन जब वो आएगी तो आने के बाद मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए काम करेगी। तो ये पहला ओपिनियन है जो श्रीलंका के कंटेक्स्ट में दिया है, और यही डेमोक्रेसी का आउटकम है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर सबके लिए काम किया जाता है। यहाँ किसी खास व्यक्ति विशेष से किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की उम्मीद नहीं की जाती। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि हम जो भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दें, या फिर हम ऐसे बात करें कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी संचालित किससे हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, इस ढंग से बनाना चाहिए कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के मध्य होने वाले किसी भी तरह के संघर्षों को न्यूनतम करने का काम करे। मतलब संविधान में होने वाला परिवर्तन किसी भी लोकतंत्र की प्रासंगिकता को तय करने का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। साथ ही सरकार भले ही बहुमत से चुनकर आए, पहला वाला कॉलम हमने समझा कि बहुमत से चुन के आती है पर एक सामान्यीकरण के सिद्धांत पर काम करती है, जनरलाइज्ड व्यू में, जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव में। दूसरा ऑप्शन ये है कि भले ही मेजॉरिटी के द्वारा सरकार चुनी गई, लेकिन सरकार सिर्फ मेजॉरिटी के द्वारा नहीं चलाई जानी चाहिए, सरकार में माइनॉरिटी के भी जो सदस्य हैं उनका होना जरूरी है, ताकि जो सरकार है उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को बराबर रूप से प्रतिनिधित्व और सहभागिता का मौका मिले और वो अपने हिस्से के, अपने लोगों के परिवर्तन को आगे लेकर के आ पाए। नहीं तो अगर वो सिर्फ मेजॉरिटी से संचालित होंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि जो भी फैसले होंगे वो किसी एक हिस्से को दिए जाएंगे। मतलब अगर मेजॉरिटी से ही सारे फैसले संचालित होने लग जाएंगे तो मेजॉरिटी को ही, अपने ही लोगों को लगातार प्रमोट किया जाएगा, तो उससे बचाव के लिए ध्यान रखना होता है। अगेन यहाँ पर दो अलग तरह की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, या फिर हम कहें यहाँ पर दो अलग पिक्चर्स के माध्यम से डिपिक्ट किया गया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में
किस तरह की स्थितियां होती हैं। या तो आप एनिमीज मान लें या एक दूसरे को साथ लेकर चलें और ग्रीटिंग्स प्रोवाइड करें। अगेन लास्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। गरिमामयी जीवन हिंदी में कहते हैं गरिमामयी जीवन, जिसे कहते हैं डिग्निटी पर आधारित जीवन। स्वतंत्रता समानता होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में डिग्निटी वर्ड का होना जरूरी है। डिग्निटी दो तरह से काम करती है। हिंदी में आप इसे अस्मिता बोल सकते हैं, गरिमा बोल सकते हैं, सम्मान एक अलग शब्द हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं डिग्निटी की, एक तो होता है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कितना ऊंचा है, दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। तो यहां पर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात कही गई है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में हम ये मान के चलते हैं, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो सैनिक शासन हो, कि डेमोक्रेसी एकमात्र ऐसा तंत्र है जो हर नागरिक को अपने सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है, या फिर ये औरों के मामले में सबसे सुपीरियर है, इसलिए गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि हर व्यक्ति अपने डिग्निटी और फ्रीडम के साथ जी सके। फ्रीडम बड़ा प्यारा शब्द है, इसलिए स्वतंत्रता, स्वधन तंत्र, स्व का तंत्र मतलब हम अपने बनाए हुए तंत्र पर चलने के लिए आजाद हैं। तो लोकतंत्र हर नागरिक को इस बात की आजादी देता है कि आप अपने बनाए नियमों के हिसाब से जीवन जी सकते हैं। सरकार को यह तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करे। मतलब सरकार ये नहीं तय कर सकती कि आप क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब आपके फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आ जाता है। तो कहने का मतलब कि आप अपने स्व का तंत्र विकसित कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक गंभीर प्रश्न सामने आता है कि क्या आप इस बात के लिए सक्षम हैं कि आप अपने स्व के तंत्र को बनाएं, और क्या हर व्यक्ति इतना नियंत्रित है कि वो अपने स्व का तंत्र बनाए और उसके अनुसार सारे आचरण करे। इसीलिए जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत दायरे में है तब तक ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत दायरे से बाहर आकर के जब वो किसी सामाजिक उत्पाद का हिस्सा होता है तो उसे रोकने का काम फिर सरकार का होता है। वहां से सरकार की भूमिका, राज्य की भूमिका शुरू हो जाती है। साथ ही हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसे अपने साथ के लोगों से सम्मान मिले। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स तब शुरू होते हैं जब किसी को लगता है कि उसे उस सम्मान के साथ उसका व्यवहार नहीं किया जा रहा जिसका वो हकदार है। यहां से समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए चाहे हमारे देश में प्रिजन रिफॉर्म्स हो या फिर इन लोगों का ट्रीटमेंट हो, हर एक जगह, या फिर किसी अपराधी के साथ व्यवहार हो, हर जगह हम ये देखते हैं कि डिग्निटी के साथ सारे काम किए जाएं। लॉ में हर जगह स्पेसिफिकली मेंशन है, ट्रीट देम विद डिग्निटी। तो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां से शुरू होते हैं जब किसी एक व्यक्ति को लगता है कि उसका सम्मान नहीं किया जा रहा। डिफेमेशन जैसे कानून क्यों है? क्योंकि सम्मान किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक तंत्र को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति आपके भौतिक शरीर को चोट पहुंचाएगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान है,
लेकिन अभी तक मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब किसी व्यक्ति को आहत किया जाता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। बस आने वाले समय में कानून वहां भी जा सकता है कि भावनात्मक स्तर पर किसी व्यक्ति ने किसी को परेशान किया। अभी इस दिशा पर बात नहीं हो रही क्योंकि काफी समस्याएं पैदा होंगी मानवीय भावनाओं को लेकर के, तो इसे कानून तक ले जाना संभव नहीं। लेकिन जब हम डिग्निटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, डिफेमेशन के टर्म्स में बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुंचाने की बात हो रही है। इसीलिए हम बात करते हैं कि रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और जितने आप विकसित देशों की तरफ जाएंगे, अभी भारत जैसे देश में भले ही उतना ध्यान न रखा जाता हो, आप अक्सर देखेंगे लोग सब्जी वालों से, कूड़े वालों से, या जो भी दूध वालों से, ये कोई वाला नहीं है, हमने नाम रख दिया बाय प्रोफेशन कि वो व्यक्ति इस काम को करता है तो उसका ये नाम हो गया। अखबार वाला, वो अखबार देता है, वाला नहीं है। लेकिन उनको लेकर के हम किस तरह का ट्रीटमेंट रखते हैं, किस तरह का रवैया रखते हैं, किस तरह से हम उनके सामने पेश आते हैं, वो चीजें काम करती हैं। जब डेमोक्रेसीज की बात करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो अलग अलग डेमोक्रेसीज ने इनको अलग अलग तरह से एक्सरसाइज किया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि डिग्निटी टर्म्स है, रेस्पेक्ट टर्म्स है। अभी हो सकता है क्या भारत जैसे देशों में अभी इसको लेकर के उतने नियम कानून सख्त नहीं है, पर विदेशों में इसको लेकर के एक प्रॉपर नियम कानून बने हुए हैं। ऐसे में जो सोसाइटीज इस तरह से बनी है जिसमें हम सबॉर्डिनेशन और डोमिनेशन की बात करते हैं, इस चीज की सबॉर्डिनेशन और डोमिनेशन, तो ऐसे में ये रिकॉग्नाइज कर पाना या ये कह पाना कि हर इंडिविजुअल इक्वल है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर बिहेवियरल एस्पेक्ट सामने आता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऑफिस कल्चर में काम कर रहे हैं, वहां का बिहेवियर क्या है। अब यही फर्क आ रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो हमारी जैसी कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में लेकर के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके पास प्रॉपर चार्टर है कि वो किस तरह से एक दूसरे से बात करेंगे। इवन बॉस भी अपने एम्प्लॉय के साथ इल बिहेव नहीं कर सकता, खराब ढंग से सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता। बट वही जब हम सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इंडिया में अभी लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं कि हम इस बात की चिंता करें कि रेस्पेक्ट और डिग्निटी जैसे वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक ऑफिस में स्पेसिफिकली अभी इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं हैं जहां पर किसी तरह के फाइन इंपोज किए जाएं, किसी तरह का इकोनॉमिक कॉस्ट लगाया जाए या किसी तरह की सजा का प्रावधान हो। इसीलिए लोगों का व्यवहार कई बार उच्छृंखल, अनियंत्रित और काफी बदतमीजी पूर्ण देखने को मिलता है। उसका यही एक कारण है। तो अभी ऑफिसेज में या रियल लाइफ में इस हद तक एक्सरसाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। भारत क्या, भारत जैसे अन्य देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान को छोड़ ही दीजिए, उसे देश में ही मत गिनिए, तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। वास्तविकता में पाकिस्तान की स्थिति यह है कि एक साथ आजाद होने के बाद भी उनके पास कभी भी अपने देश को लेकर के एक नीति नहीं रही, एक पॉलिसी नहीं रही, एक स्ट्रेटेजी नहीं रही, एक डेवलपमेंटल प्लान नहीं रहा, जिसकी वजह से वो किसी एक स्पेसिफिक जगह तक नहीं पहुंच पाए। यही सिचुएशन हम विमेन के कंटेक्स्ट में लेते हैं, डिग्निटी ऑफ विमेन। क्योंकि जब हम अधिकांश सोसाइटीज की बात करते हैं
तो उसे कहा जाता है कि वो हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं। एक लंबा संघर्ष हुआ है जिसमें पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता सिखाने में समय बिताया गया है, जिससे कि महिलाओं को सम्मान दिया जा सके और उनके साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो जब हम विमेन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहां पर मेंशन है कि ये एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ एनी सोसाइटी है, लेकिन क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, ऐसे में विमेन के साथ जो व्यवहार है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, वो अभी भी इक्वल ट्रीटमेंट का नहीं रहा है। ऐसे में जो विमेन है उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। अब यहाँ पर एक डिफरेंस समझने वाला है। जो पूरी वेस्टर्न सोसाइटी है वो विमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन पर डिपेंड करती है, जहां पर विमेन को एज अ पीस ऑफ फ्लेश देखा जाता है, एक मांस का टुकड़ा। वहां पर जो भी प्रमोशंस हैं, जो भी काम करने के तरीके हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो इस ढंग से प्रेजेंट किए जाते हैं जहां पर विमेन बॉडी सेंट्रिक है। वही जब हम एशियन कल्चर की बात करते हैं, एशियाई संस्कृति की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर स्त्री को देवी माना गया है। यहाँ तक कि आप पुराने समय में देखेंगे तो अधिकांश लोगों के नाम के आगे देवी ही लगा है, टाइटल नहीं। आज भी, अभी भी, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कन्या पूजन हो, आज भी छोटी कन्याओं को लोग पांव छूते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं। वो जो पूरी एक परंपरा है, संस्कृति है, वो सम्मान पर आधारित है। उसका यही एक रीजन है। तो ये बातें जब हम देखते हैं, डेमोक्रेसी से ज्यादा किसी सोसाइटी में निहित कल्चर से तय होता है कि हम वहां के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हाँ, एक और रूप है जिसे हम विद्रूपता कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। क्यों है? उसके रीजन सोशल हैं, उसके रीजन फाइनेंशियल हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने समाज के सिस्टम को राजनैतिक और संस्थागत स्तर पर सुधार की दिशा में लेकर के जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम वहां पहुंच जाएंगे जहां इस तरह की कुरीतियों से हमें खुद ब खुद राहत मिल जाएगी। अगेन किसी भी तरह का अगर सिद्धांत बना दिया जाता है तो महिलाओं के लिए जो संघर्ष है, चाहे वो अपनी रोटी कमाने का हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सेंट्रिक होने का, तो उस एजुकेशन सेंट्रिसिटी से हमें ये देखना होगा कि मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को अपने इक्वालिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके और वो समाज में बराबरी कर सकें। साथ ही उन्हें उन चीजों से न गुजरना पड़े
जो कि किसी भी वे में लीगली या मॉरली अनएक्सेप्टेबल हैं। कई बार विमेन को बाय फोर्स ऐसे कामों में जाना पड़ता है जो मॉरलिटी के अगेंस्ट हैं। उसका रीजन है क्योंकि समाज में उनको लेकर के किसी भी एक तरह की वैधानिक तंत्र या वैधानिक व्यवस्था नहीं है। साथ ही जब हम बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज की, तो कास्ट के लेवल पर भी विमेन को ज्यादा से ज्यादा सफर करना पड़ता है। एक तो विमेन होने पे ही सफरर कैटेगरी से जाना पड़ता है। विमेन होने के साथ ही साथ जब उसी में कास्ट जुड़ जाती है तो विमेन और कास्ट जुड़ने के बाद सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर दोहरी मार पड़ना शुरू हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी से कि कहीं ना कहीं हम उन चीजों से बाहर निकल पाए। और जब ये एक सैटायर है, सार्केज्म है, जो एक इमेज बनाई गई है जिसमें कोई लीडर कह रहे हैं हे लेडी दैट्स माय सीट, और कोई लेडी बैठी हुई है तो उसमें मॉरल करेज कि उनको उठने को बाध्य किया जा रहा है। हालांकि ये वही है कि अब धीरे धीरे 33% तक आरक्षण की जो बात है संसद में वो देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात हो रही है। तो समय के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी का मतलब किसी जगह बैठने से नहीं, कुर्सी का मतलब समान प्रतिनिधित्व से होता है। तो अगर एंड ऑफ द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के आउटकम में यही है कि हमारे पास राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, संस्थागत तंत्र ऐसा होना चाहिए जिससे हम परिवर्तन कर पाए और लोकतंत्र को बेहतर से बेहतर बना पाए, और लोकतंत्र को बेहतर बनाने के क्रम में जिन भी संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता है उस दिशा में हम आगे बढ़ पाए।